नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में मैं प्रभास शंकर आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि टीएसटी की भर्ती अगले मंथ में आने वाली है, पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसका जो फॉर्म है अक्टूबर के मिड यानी अक्टूबर के मध्य तक या लास्ट तक अक्टूबर के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी से अपनी तैयारी एकदम लगातार स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग ये सोच रहे हों कि फॉर्म आने के बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो वो लोग अपना काफ़ी कीमती समय गंवा चुके होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो भर्ती है बहुत दिनों के बाद आ रही है और ये जो भर्ती है काफ़ी अच्छे लेवल की भर्ती होती है। और जो इसके प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि काफ़ी हमें मेहनत करना पड़ता है ऐसे परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे और व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड्स, मैं जो भी प्रैक्टिस सेट या पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल बेसिक से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी तक सिलेबस चल रहा है, टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि जो मैं बीच बीच में से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट या पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊं। इससे होता क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, ये कोई ऐसी छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है कि हम इधर उधर से भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसको हमें बेसिक लेवल से हमें और एक उच्च लेवल तक हमको तैयारी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं नोट्स जो है बेसिक से ही प्रोवाइड कराऊंगा और जो भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसी के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, इस वीडियो में जो भी प्रश्न हैं आप लोगों को जो मैंने पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उन्हीं से मैंने लिया है। तो आप लोग अपने को चेक करिए कि आप लोग कितना प्रश्न इसमें से कर सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने भूगोल से लिया है, जिसमें लगभग 50 प्रश्न होंगे और इन 50 प्रश्नों में से देखिए आप लोग कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है इसमें, अंतरिक्ष यानी यूनिवर्स कहते हैं किसे कहते हैं? ए आकाशीय पिंड को, बी ब्रह्मांड को, या सी आकाश को, या डी आकाशगंगा को। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अंतरिक्ष होता है उसे हम लोग आकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश भी कहते हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग भी टिक करते चलिए कि कौन सा प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आकाशीय पिंड डॉट डॉट होते हैं, कौन से होते हैं? गतिशील, स्थिर, चमकीले, या बिना प्रकाश के। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर आप लोग टिक करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए गतिशील। तो फ्रेंड्स, जो हमारे आकाशीय पिंड होते हैं ये अंतरिक्ष में क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बताइए कौन सा तत्व आकाशीय पिंड की रचना में सहायक नहीं है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, या डी राख। तो फ्रेंड्स बताएं, जब आकाशीय पिंड की रचना होती है तो उसमें कौन सा जो तत्व है इन चारों में से उसमें सहायक नहीं होता है वो? तो फ्रेंड्स, हमारा ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, लेकिन राख नहीं होती है आकाशीय पिंड की रचना में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी राख। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों को देखना है कि जो आकाशीय पिंड है उसके बारे में हमारे 4 कथन दिए हुए हैं और उन चारों कथनों में से क्या सही नहीं है। यह बड़े और छोटे होते हैं, यह गर्म और ठंडे होते हैं, यह तेज गति वाले और धीमी गति वाले होते हैं, यह निश्चित मार्ग पर नहीं घूमते हैं। प्रश्न नंबर 4 का आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि ये कथन है। कथन भी हमारे परीक्षा के प्रश्न पत्र में ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग
इसका आंसर कमेंट करके बताएं, प्रश्न नंबर 4। और इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी टिक कर दिए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह निश्चित मार्ग पर नहीं घूमते हैं। यह हमारा क्या है, सही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या होना चाहिए, यह निश्चित मार्ग पर घूमते हैं, लेकिन यह निश्चित मार्ग पर नहीं घूमते हैं, यही हमारा क्या पूछा है, सही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आकाशीय पिंड के बारे में दिया है, कौन सा कथन सही नहीं है। यह प्रकाशवान और प्रकाशहीन होते हैं, यह पृथ्वी के निकट छोटे और दूर बड़े आकाशीय पिंड होते हैं, यह निश्चित मार्ग पर नहीं घूमते हैं, यह गतिशील नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें सही पूछा है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, टिक करिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यह प्रकाशवान और प्रकाशहीन होते हैं। यानी कि यही कथन हमारा क्या है, सही है, यह प्रकाशवान और प्रकाशहीन होते हैं। ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस शक्ति के कारण प्रत्येक पिंड अपने स्थान पर टिका हुआ है। ए गुरुत्वाकर्षण, बी केंद्रोमुखी, सी केंद्रोपसारी या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि किस शक्ति के कारण जो हमारा प्रत्येक पिंड है अपने स्थान पर टिका हुआ है। प्रश्न नंबर 6 और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा जो है प्रत्येक पिंड क्या है, अपने स्थान पर टिका हुआ है, यही उसके अंदर जो शक्ति है उसको टिकाए हुए है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में सदैव ... रहता है। क्या रहता है अंतरिक्ष में, प्रकाश, बी अंधेरा, सी बादल या डी गैस। तो फ्रेंड्स बताएं अंतरिक्ष में सदैव हमेशा क्या रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा कि अंतरिक्ष में हमेशा अंधकार होता है, यानी अंधेरा रहता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं पता है वो जान जाए कि अंतरिक्ष में हमारा प्रकाश नहीं होता है, वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष का विस्तार ... है। 5000 वर्ग किलोमीटर, 6000 वर्ग किलोमीटर या 6500 वर्ग किलोमीटर या अनंत। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं अंतरिक्ष कहाँ तक फैला हुआ है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी अनंत। ठीक है, क्या है, डी अनंत। कहा जाता है कि आकाश का यानी अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं है, यह क्या है, अनंत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी अनंत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे गलत पूछा है कि आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन हमारा गलत है। ए गतिशील होते हैं, बी यह निश्चित मार्ग पर घूमते हैं, सी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा शून्य में लटके हुए हैं या डी यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे की ओर खींचते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताएं आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन गलत है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन डी यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे की ओर खींचते हैं। इनमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ठीक है, और ये एक दूसरे को खींचते हैं। ये सरासर हमारा क्या है, गलत है। इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक दूसरे को नहीं खींचते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 है हमारे सही हैं। यह गतिशील होते हैं जैसा कि पहला प्रश्न ही था, यह अपने निश्चित मार्ग पर भी घूमते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा शून्य में क्या होते हैं, लटके हुए होते हैं, न कि एक दूसरे को खींचते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आकाश में तारों की दूरी नापते हैं। जो आकाश में हमारे तारों की जो दूरी नापते हैं वो किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में या किरणों में या माइक्रोन द्वारा या सूर्य स्थिरांक द्वारा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स,
जो आकाश में तारों की दूरी नापते हैं वो किस में मापी जाती है? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुछ लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर हमारा प्रकाश वर्ष होगा, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष नहीं होगा, डी सूर्य स्थिरांक होगा। यह नया प्रश्न हो सकता है आप लोगों के लिए। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते थे वो लोग जान जाए कि जो आकाश में तारों की दूरी नापी जाती है सूर्य के स्थिरांक के द्वारा नापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11, प्रकाश किरण 1 सेकेंड में दूरी पार करती है। जो हमारा प्रकाश किरण है 1 सेकेंड में कितनी दूरी पार करती है? ए कितना हमारा है? तो फ्रेंड्स हमारे 4 ऑप्शन है, क्या क्या है? ए है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, ये है हमारा 3 लाख किलोमीटर। बी है 95 अरब किलोमीटर। फ्रेंड्स आप लोग इसको काउंट करके देख लीजिएगा, 95 अरब किलोमीटर। या सी है हमारा 30 लाख किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। या डी है 95 लाख किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स हो सकता है लाख अरब में कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग इसको काउंट भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वैसे मैंने सही बताया, 3 लाख 95 अरब और 30 लाख और 95 लाख। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि जो प्रकाश की जो किरण है 1 सेकंड में कितनी दूरी पार करती है? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर। जो हमारा प्रकाश किरण है 1 सेकेंड में हमारा 3 लाख वर्ग किलोमीटर दूरी क्या करता है? तय करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 वर्ष में प्रकाश किरण को पार करने के लिए सही है? ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हमारा है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए क्या है? 95 अरब किलोमीटर। बी है 96 अरब किलोमीटर। सी है 96 अरब 30 लाख किलोमीटर। डी है 95 अरब 30 लाख किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 12 का फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 95 अरब किलोमीटर। जो हमारी है जो एक वर्ष में जो प्रकाश किरण जो पार करती है 95 अरब। उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है? सूर्य के निकट, ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है? ए मंगल, बी शुक्र, या डी सी प्रोक्सिमा सेंचुरी, या डी विटिलग्यूज। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं सूर्य के नज़दीक कौन सा हमारा तारा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न, ये आप लोगों को नोट्स में बिल्कुल हाईलाइटेड करके ये मैंने इसको दिया था। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 13 का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का हमारा ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है? सूर्य के निकट का सबसे तारा है। सबसे निकट तारा कौन सा सूर्य के है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के निकट, सॉरी, पृथ्वी के निकट सूर्य के बाद हमारा ये प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है और ये सूर्य पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे प्रोक्सिमा सेंचुरी आता है पृथ्वी के निकट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे दूर है? ए अरुण, बी वरुण, सी रीगल, या डी विटिलग्यूज। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे दूर है। ये देखिए दूर की बात कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे दूर है। प्रश्न नंबर 14। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी कि ऑप्शन सी क्या हमारा है? रीगल। जो रीगल जो तारा है यह पृथ्वी से काफ़ी दूर है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा तारा इनमें सबसे बड़ा है?
कौन सा तारा इनमें सबसे बड़ा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी या विटलगियूज या रीगल या एस्पलिन ऑरिगे। ठीक है फ्रेंड, कौन सा तारा सबसे बड़ा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, विटलगियूज, रीगल या एस्पलिन ऑरिगे। तो फ्रेंड्स आप 15 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी, एस्पलिन ऑरिगे। ये जो तारा है सबसे बड़ा तारा है। कौन सा? एस्पलिन ऑरिगे। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें कौन सा तारा नहीं है? आपको बताना कौन सा तारा नहीं है। तारों की पहचान हम कैसे करते हैं? उनमें खुद का प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों में खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा तारा नहीं है? क्या सूर्य नहीं है, क्या अरुण नहीं है, क्या रीगल नहीं है, क्या विटलगियूज नहीं है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है। तो इसमें आप लोग ये चेक कर लीजिए कि कौन सा ग्रह है और कौन सा तारा है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए सूर्य भी एक तारा है क्योंकि इसमें प्रकाश होता है अपना, रीगल भी एक तारा है, इसमें खुद का प्रकाश होता है, विटलगियूज भी एक प्रकार का तारा है, इसमें क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। लेकिन अरुण जो है हमारा तारा नहीं है क्योंकि ये हमारा एक ग्रह है, इसलिए इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इसको हम तारा नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न करा है, ग्रहों के विषय में कौन सा कथन अधिक सही है? ठीक है, ग्रहों के विषय में कुछ कथन दिए हैं, यानी कि 4 कथन दिए हैं। इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसी को आपको बताना है। ए कह रहा है यह तारों के चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं। बी कह रहा है यह प्रकाश युक्त होते हैं। या सी यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होते हैं। डी यह सौर परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइए कि ग्रहों के विषय में कौन सा कथन अधिक सही है, मतलब ज़्यादा सही है। प्रश्न नंबर 17। तो फ्रेंड्स आप लोग टिक करिए प्रश्न नंबर 17 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, यह तारों के चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह क्या करते हैं? तारों के चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं। ये हमारा सबसे ज़्यादा सही कथन है। कौन सा? ऑप्शन ए है, यह तारों के चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उपग्रहों के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपग्रह के विषय में 4 कथन दिए हैं और इनमें से कौन सा सही है, आइए देखते हैं। यह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, यह अपनी धुरी पर घूमते हैं, यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों कथनों में से आप लोग बताइए कि ग्रहों के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 18, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, यह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। क्या होते हैं? जो उपग्रह होते हैं वो कहाँ घूमते हैं? ये अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो हमारा शनि ग्रह है उसका सबसे फेमस ग्रह कौन सा है, उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फेमस ग्रह। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नक्षत्र समूह कहते हैं, जो नक्षत्र समूह किसे कहते हैं? तारों के समूह को, या नीहारिकाओं को, या ग्रहों के समूह को, या राशियों के समूह को? फ्रेंड्स ये मैंने आपको शायद नोट्स में नहीं दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं अभी बता देता हूँ कि किसको कहा जाता है नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र समूह किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो नक्षत्र समूह होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? तारों के समूह होते हैं। ठीक है, इन्हीं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। किसके? तारों के समूह को ही हम लोग नक्षत्र कहते हैं। यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर भी होगा, और आप लोग जान भी जाइए कि नक्षत्र समूह किसे कहते हैं? तारों के समूह को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नीहारिका कहते हैं, किसे कहते हैं? तारापुंज को, तारों के समूह को,
राशियों को या ग्रहों को निहारिका किसे कहा जाता है? निहारिका आप लोग बताएं, मैंने इसे नोट्स में भी दिया है। निहारिका के विषय में काफ़ी आप लोगों को विस्तृत तरीके से आप लोगों को नोट्स में मैंने दिया है। तो बताएं प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तारापुंज जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, निहारिका की आकृति होती है, कैसी होती है? सर्पिल होती है, गोल होती है, या लंबी होती है, या चौकोर होती है? जो निहारिका की आकृति होती है वह कैसी होती है? सर्पिल, गोल, लंबी या चौकोर? प्रश्न नंबर 21। तो जो हमारी निहारिका होती है फ्रेंड्स वो हमारी सर्पिली होती है, ठीक है। उसका जो आकार होता है कैसा होता है? सर्पिला, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निहारिका एक ... पिंड है, ठीक है। क्या है? निहारिका एक ... पिंड है। देखते हैं क्या है। प्रकाशमान या प्रकाशहीन या तेज गति वाला या गैस का पिंड? प्रश्न नंबर 22। तो फ्रेंड्स निहारिका जो होती हैं वो क्या है? वह एक कहते हैं ना गैस का जो क्या है? प्रकाशमान होते हैं। वो प्रकाशमान एक पिंड है, उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है। किसमें? निहारिका में। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, प्रकाशमान, यानी निहारिका एक प्रकाशमान पिंड है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निहारिका की नाभि होती है, कैसी होती है निहारिका की नाभि? तरल, गैस युक्त, ठोस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं। देखिए फ्रेंड्स हो सकता है कि नोट्स में अगर ना ये कोई चीज़ मिले तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में वो जानने को मिल सकता है। ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं जो कि हम लोग बुक के माध्यम से भी इग्नोर कर देते हैं, जो कि हम प्रैक्टिस सेट में उसके देखते हैं और हमें याद हो जाता है। तो कुछ प्रश्न हो सकता है ऐसे आपको देखने को मिले। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? और इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 23 का हमारा ऑप्शन बी, गैस युक्त, ठीक है। क्या है? गैस युक्त होते हैं। क्या होती है? निहारिका की जो नाभि होती है गैस युक्त होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निहारिका की नाभि के चारों ओर परिक्रमा करने वाले होते हैं, क्या होते हैं? गैस पिंड, ग्रह, उपग्रह या तरल पदार्थ? जो निहारिका की नाभि है क्या होते हैं? चारों ओर परिक्रमा करने वाले क्या होते हैं? गैस पिंड, ग्रह, उपग्रह या तरल पदार्थ? प्रश्न नंबर 24। तो फ्रेंड्स बताएं प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? गैस पिंड। जो निहारिका की नाभि होती है उसके चारों ओर जो होते हैं क्या परिक्रमा करने वाले होते हैं? गैस पिंड होते हैं। क्या होते हैं? गैस पिंड, यानी ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है निहारिका से फैलने वाले सिकुड़ने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्पिल, नाभि, सेफियरीचर या स्पंदन? ये कुछ नया प्रश्न है आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स अगर जिसको आता हो वो अपना टिक करके कमेंट करके बता सकता है, अगर जिसको नहीं आता है वो इसका आंसर जान ले। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेफियरीचर। जो निहारिका से फैलने वाले सिकुड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? हमारा सेफियरीचर कहलाता है। जो निहारिका से फैलने वाला और सिकुड़ना भाग जो हमारा होता है वो सेफियरीचर कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निहारिका में प्रकाश का घटना बढ़ना संभव है, निहारिका में प्रकाश का घटना बढ़ना संभव है किसके कारण? नाभि से या स्पंदन से या सर्पिल से या सेफियरीचर से? प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन बी। स्पंदन से क्या होता है? निहारिका का जो प्रकाश है वो घटता बढ़ता है, किससे? स्पंदन के कारण निहारिका का प्रकाश घटता बढ़ता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है इनमें कौन सी निहारिका नहीं है? ए, केनियस,
विनोटस या लाइरा या ओरियन या विटिलगियूस। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न कह रहा है इनमें कौन सी निहारिका नहीं है, केनियस विनोटस या लाइरा, सी ओरियन या डी विटिलगियूस। तो फ्रेंड्स बताएं निहारिका इनमें से कौन सी नहीं है। प्रश्न नंबर 27 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह निहारिका नहीं है। केनिस विनोटस, लाइरा, ओरियन क्या है, निहारिका है। बाकी ये जो विटिलगियूस है ये निहारिका नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें कौन सी निहारिका है। अब देखिए यहाँ पूछ दिया है कौन सी निहारिका है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, लाइरा, रीगल, विटिलगियूस। प्रश्न नंबर 28 बहुत ही अच्छा सा प्रश्न दे दिया, देखिए घुमा के। उसमें पूछा था निहारिका नहीं है, इसमें पूछा है निहारिका है। तो फ्रेंड्स हमारा जो निहारिका है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था अगले प्रश्न में, हमारा लाइरा जो थी निहारिका थी और प्रोक्सिमा सेंचुरी, रीगल, विटिलगियूस ये हमारे निहारिका नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य का मुकुट कहते हैं, सूर्य का मुकुट जिसे अंग्रेजी में कोरोना कहा जाता है, किसे कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को या सूर्य के चारों ओर पट्टी को या सूर्य के पड़े हुए धब्बों को या सूर्य में उठने वाली तरंगों को, यानी सूर्य का मुकुट कोरोना किसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स कोरोना, कोरोना मतलब ये वायरस नहीं, ये सूर्य का जो मुकुट है वो कोरोना होता है। वह किस भाग को कहा जाता है, देखिए प्रश्न नंबर 29 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर पट्टी जो होती है यह सूर्य का क्या कहलाता है, मुकुट कहलाता है, उसका कोरोना कहलाता है। किसका, सूर्य का। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आकाश गंगा गैलेक्सी है। आकाश गंगा गैलेक्सी है, क्या है, तारों का विशाल पुंज या तारक पुंज या नक्षत्रों का समूह या सौर मंडल। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं जो आकाश गंगा यानी गैलेक्सी होती है वह किससे बनी होती है, किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, तो सभी लोग जानते हैं कि जो आकाश गंगा है हमारे, वह तारों के विशाल पुंज को कहा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग बताएं हमारी पृथ्वी की आकाश गंगा जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, किसे कहते हैं। ठीक है, जो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है जिसके कारण मैं आप लोगों को 30 ही प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में दे पा रहा हूँ। अगले प्रैक्टिस सेट में मैं 30 से आप लोगों को 50 प्रश्नों को मैं हल करके आप लोगों को दूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अगले प्रैक्टिस सेट के लिए तब तक वेट करें। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो भी प्रश्न थे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही लगातार करते रहिए। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना आंसर सही था। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले अगले प्रैक्टिस सेट के लिए तब तक वेट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।